वाले हैं। यानी पहले आप 6 मंथ के ये करेंगे, फिर मैं, ठीक है, यानी 1 साल के करंट अफेयर जो होते हैं वो ज्यादा अहमियत के अमल होते हैं। तो ये साथ साथ जो है वो बाकी मैं आपको, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, नोबल प्राइजेज हैं, जो करंट अफेयर की डोमेन्स हैं, वो मैं खुद आपको उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो चीज़ें कराऊंगा। लेकिन ये जो रैंडम एमसीक्यूज हैं, ये बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, और इसमें ये डेज भी होंगे। ये आप डेज देख रहे हैं, वर्ल्ड साइड डे, ये नो है, ठीक है, ये नवंबर के हैं, फिर दिसंबर शुरू हो जाएगा। यानी वो इंटरनेशनल थे और ये नेशनल है। ठीक है जी, ये आपने देखा। जी उल्फत, मैं फाइल शेयर करूंगा। ओ, अच्छा, जिन बच्चों ने हमें क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन किया, क्रैश कोर्स की फॉर्मली जो है वो कल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास होगी। तो ये एक जर्नल साइंस का हमारे रेगुलर जो स्टूडेंट सेशन चल रहा था उनकी क्लास एक रहती थी आज। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है, 16 समझ जो है, और अभी जो पाकिस्तान में समट हुआ है उसका एससीओ का, ये बड़े, जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अहमियत की अमल है। और फिर आप ये कहते हैं कि क्या सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम ही करने हैं आपने, ठीक है, तो उनके नाम नहीं याद करने होते। बेसिकली जो दुनिया में डिस्कशंस में प्रेसिडेंट होते हैं, और हमारी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको जो जो प्रेसिडेंट हेड करता होता है, उस उसका एमसीक्यूज आता है। जी जायद, इंशाल्लाह हम उसके लिए भी कोर्स डिजाइन करेंगे। अच्छा, तो देखो, जैसे ये प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आजरबाईजान है। आजरबाईजान में मैंने आपको इन्वायरमेंटल साइंस में ये चीज कराई थी कि अभी बाकू में COP29 जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो होने जा रही है। ठीक है, तो COP29 जो है, ये देखिए आजरबाईजान जो है वो, ये इसके प्रेसिडेंट का नाम है। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट का नाम है। इसी तरह रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी ये 2023 का एमसीक्यूज है, जो हमारा ये एमओडी के पेपर में वो पूछ भी चुका है कि हमारा जो इंटरम पीएम था उसका नंबर क्या था। 8 उसका नंबर था। हाँ जी, बताइए, 2 मिनट बस। अ, अभी
हाँ जी, वो नेट का थोड़ा इशू बना जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये थोड़ा नेट इशू कर रहा था।
अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ये का? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी। जी, मैं ना गाँव में था, तो वो मेरे भाई ना थोड़ा उनकी तबीयत खराब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस वजह से ना, तो यहाँ पे तो सिग्नल जो है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में तो इशू नहीं होगा। तो इसी नेट नहीं है, नेट है, तो इस वजह से थोड़ा इशू कर रहा है। हाँ जी। जी, चलिए मैं भी शेयर करने लगा हूँ। हाँ जी, अभी बताइएगा। अभी एवरीथिंग इज गुड। डिस्टॉर्शन किसी के माइक की वजह से मैं म्यूट कर रहा हूँ। अभी बताएं, अभी डिस्टॉर्शन है? अभी नेट की स्पीड तो ठीक है। तो वो असल में ना, वो आज मुझे निकलना पड़ा था, तो उस वजह से ना यहाँ पे नेट का इशू। आई आई एडमिट दैट के आज टेस्ट बात हुई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना बस टेस्ट बना था। तो ये असल में हमने एडमिट साइंस का क्वेश्चन करना था। देखो बात ही है, बहुत ज्यादा। मैंने नेट चेंज किया थोड़ा, होपफुली इसकी स्ट्रेंथ शायद बेहतर हो। जी रिमशा, देखते हैं अभी हम फिर। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको स्लाइड गो थ्रू एक दफ़ा करा दूं, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ओके नुसरत, अच्छा। तो बात यही हो रही थी कि जो हमारे रीजनल प्लेयर हैं, जो रीजनल कंट्री के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको थोड़ा गौर करना आपने। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे इसमें कासा भी है, ये सारी चीजें। अच्छा, ये कुछ ईडीएम है, ये अभी रहने दे आप। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था अभी। ठीक है। ये केपलर ने जो है ना वो, ठीक है, प्लेनेटरी प्लेनेट कैसे मूव करता है। ठीक है। कल हम क्लास इंशाल्लाह कल रख लेंगे। ये आपने कुछ एमसीक्यू देखने हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो बार बार क्वेश्चन दे रहा है पेपर में। गुड हो गया, वो नेट पे उसकी वजह से होगा शायद। अच्छा,
तो देखें यही है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इसके ऊपर। फिर ये जैसे गैसेस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में अब ये जितनी भी गैसेस हैं पीपीएससी में पास पेपर आ चुके हैं आज तक, उनमें से ये मैंने गैसेस के एमसीक्यूज इकट्ठे किए हैं। यानी जब ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, जैसे लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जी सोफिया मैं शेयर करूंगा। अच्छा, कि नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पैकेजेस ऑफ एंजाइम, गोल्जी बॉडी, कंबस्टिबल गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन है। गैस यूज्ड इन बल्ब इज आर्गन एंड नाइट्रोजन। कुकिंग गैस को बीपी से मैं बच्चों को याद कराता हूँ, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ब्यूटेन आप पहले याद रख लें। गैस यूज्ड इन कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये जितनी भी चीज़ें ठंडी करने वाली होती हैं, फ्रीज़र है, इनमें अमोनिया गैस यूज होती है और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। गैस कॉमनली यूज इन बैलून इज हीलियम। सीएनजी की कंपोजिशन ऐसे होती है जैसे सी सुई गैस की है, ठीक है। पॉइजनस गैस कम्स फ्रॉम कार फ्यूम्स इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए लाहौर में, ये बड़े शहरों में, हमारी जो बड़े शहरों में आलूदगी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से है, क्योंकि गाड़ियां पुरानी हैं, रिक्शे हैं, वो इतना धुआं छोड़ते हैं, उसकी वजह से लाहौर की जो एनवायरनमेंट है, जो फ़ज़ा है, वो इतनी गंदी हो गई है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लीस्ट पोल्यूटेड गैस जो है वो नाइट्रोजन होती है। कभी आपने नाइट्रोजन के बारे में रिसर्च नहीं सुनी होगी कि नाइट्रोजन ऐसी हो गई है नाइट्रोजन, क्योंकि वो लीस्ट पोल्यूटेड है। और हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन जो है उसकी मिकदार होती है 78%, और ऑक्सीजन की मिकदार होती है 21%, ठीक है। और कार्बन की मिकदार कितनी होती है, 0.04%, ठीक है। कई दफ़ा वो पेपर में पूछ लेता है 0.039, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते होते हैं, ठीक है, 04। तो ये कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग गैस होती है, ठीक है, इस वजह से। सी वाटर कंटेन्स क्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है। वाटर वेपर इज गैस। रेडॉन गैस कैन बी accumulated इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स। तो गैस यूज इन बनस्पति घी जो है वो इस हाइड्रोजन है। व्हेन गैस टर्न इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज बायोगैस, ठीक है। अच्छा, ये डिस्कवरी ऑफ, देखिए अब लोग ये समझने लग जाते हैं जब साइंस का पोर्शन करता है, अच्छा ये कुछ गैसेस हैं जो रहती हैं, जैसे ये देखिए थीन है, सिंपलेस अल्काइन है, फार्मली यूज्ड एज इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेटिंग क्या होती है, जिनसे रोशनी पैदा हो, ठीक है, जिनसे रोशनी पैदा हो। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। स्मोक क्या है, स्मोक इज सॉलिड इन गैस। ये वो कई दफा स्मोक एक है सॉलिड इन गैस। बायोगैस इज द नेम ऑफ नेचुरल गैस। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूसेस एसिड रेन। अब पीएमएस पंजाब का जो जीके है 2022 या 23 का पेपर, उसके जीके में उसने पूछा था कि जो ताजमहल है उसका कलर फेड हो रहा है, ताजमहल है उसका जो कलर फेड हो रहा है, उसके ऊपर जो पत्थर है उसका कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, मध्यम हो रहा है, वो किस वजह से है। वो एसिड रेन की वजह से। उसने ये पूछा था एसिड रेन, लेकिन उसने डायरेक्ट लिया था किस वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो पेपर में सल्फर डाइऑक्साइड उसका करेक्ट आंसर था। तो बाजी हम कर रहे थे कि साइंस का पोर्शन वो फंडामेंटल इन नेचर पूछेगा। उसने आपसे एंट्री टेस्ट नहीं लेना, ना वो ई कैट लेगा ना वो एम कैट लेना उसने टेस्ट।
यू जस्ट नीड के जो जो बेसिक साइंस के टॉपिक हैं, जैसे प्रोटॉन के ऊपर किसने काम किया, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर किसने काम किया, जैसे न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, सराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। टाइम लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट एटॉमिक, ठीक है, तो 450 बीसी से एटम के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और पहली दफा 1897 में, 1897 में पहली दफा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की है। अभी सारों का अभी जाएगा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टाइम लाइन है, ये आपने, ठीक है, देखनी है। कल इंशाल्लाह हम इसको थारोली कवर भी करेंगे, ठीक है। फिर पॉजिटिव, फिर, ठीक है, ये प्रोटॉन के बारे में एमसीक्यूज आता है कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किसको क्रेडिट जाता है, वो रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। कई दफा लोग इसको मिक्स कर देते हैं गोल्ड स्टेन से, तो गोल्ड स्टेन ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है जी। तो ये अभी याद रहेगा कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किसका काम है। जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक का काम है, ठीक है, जेम्स चैडविक का काम है। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये वाला भी एक एमसीक्यूज आइसोटोप्स की तारीफ का वो पूछ लेता है, डिफ, ठीक है, आइसोटोप की वो तारीफ का पूछ लेता है। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है बट वेरी इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पेपर में उसका न्यूट्रॉन के ऊपर फोकस होता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसने काम किया, जे थॉमसन ने। अब ये केमिकल बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर, ठीक है। अब ये इनकी सब की डेफिनेशन है। जैसे मेटालिक बॉन्ड है वो मेटल के दरमियान होता है, ठीक है। तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो दो मेटल के दरमियान होता है, और जो कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड जो है, यानी दो मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसका ऑपोजिट एक बॉन्ड है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये दो नॉन मेटल के दरमियान होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो नॉन मेटल के दरमियान होता है, ये दो नॉन मेटल के दरमियान होता है। हाँ जी, किसका माइक ओपन है? अच्छा, चलो, अच्छा। तो आयोनिक बॉन्ड जो है इन दोनों के मिड वे में है, आयोनिक बॉन्ड जो है इन दोनों के मिड वे में है। ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड क्या है, एक मेटल होती है इसमें और एक नॉन मेटल होती है, ठीक है। तो सबका काम ही स्टेबिलिटी होता है, सबका काम ही स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज कई दफा आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, और यानी कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है। अब आयनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग बॉन्ड में आता है, मेटालिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग बॉन्ड में आता है, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो
हाई होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है। अच्छा, यही उसने पीएमएस के पंजाब के जीके में, मैं हमेशा बच्चों को कहता होता हूँ कि पीएमएस पंजाब जो है वो जीके बहुत आसान है। अगर आप एवरीडे साइंस के ऊपर अच्छा, या करंट अफेयर, अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई भी टीचर जो है, ठीक है, मैं जानता हूँ, आई नो ऑल दी शॉप, कि लोग करंट अफेयर के ऊपर काम नहीं करते या एवरीडे साइंस के ऊपर वो जोग्राफियाँ घुमाते रहते हैं, और एट द एंड बच्चों का नुकसान होता है। फिर बच्चे पीएमएस के जीके में किसी का बेचारे का 37 पे फेल हुआ होता है। मेरे पास बच्चे बड़े आते हैं कि सर ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जाहिर बात है, जब अताई डॉक्टर के हाथ आप लगते हैं और आपको नुकसान होता है तो फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर ये अब मेरे गुर्दे काम नहीं कर रहे, उसने मजूम दी थी ये। तो ये फिर काम होता है, क्योंकि उन्होंने वो अपनी मजूम देनी होती है। जैसे गाड़ियों में जब आप वो त्यारों में सफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक वो बंदा आता है जोड़ों के दर्द का, जो है वो रट्टा लगाता है, और वो सारे गाड़ियों मतलब गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको सेल करके जाता है। तो ये चीज होती है। तो वो इतना इस तरह सेल करता है, इस तरह ऐड वो लगा होगा, बच्चों को बेचारों को ऐसा लगेगा कि अगर ये सेशन हमने मिस किया तो हमारी एलोकेशन नहीं होगी। तो एट द एंड जो है वो बच्चों का नुकसान होता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में टीचर को खुद मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। अब बड़ा आसान है, मैं भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, इसके साथ ये अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये जनाब इतने ही हैं। और फिर इस तरह आते हैं, यहाँ पे ममालिया पहाड़ हैं, यहाँ पे हमारे सहरा हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो लेक्चर गुजर जाना था। अच्छा, स्ट्रांग बॉन्ड, जी आदल, वो फिर लोग जो है वो बेचारे जब हाथ लगता है तो फिर पता चलता है। बात यह है कि आप पीएमएस का जीके मैंने 2 दफा टॉप भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एफपीएससी का टेस्ट मैंने पास किया। उसकी वजह वजह मैं ये कहता हूँ कि यार, आप ठीक है फीस लेते हैं तो कम से कम एटलीस्ट बच्चों को एक्सप्लॉइट तो ना करें, या उन्हें गलत ना पढ़ाएं। ठीक है, चले क्लास एक टीचर है, वो कभी एज ए ह्यूमन जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम क्लास मतलब कोई शेड्यूल है या, तो आप नहीं ले सके, लेकिन मिस गाइड नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ज्यादती होती है। अच्छा, स्ट्रांग बॉन्ड, अभी इंशाल्लाह यू विल सी ये जो दिन रहते हैं, ठीक है, कि इंशाल्लाह हमारी कितनी जो है वो पोटेंशियल और एनर्जी हम सब की इंशाल्लाह वो यूटिलाइज होगी इसमें। ये जो हमने क्रैश कोर्स के नाम से इसे डिज़ाइन किया, इंशाल्लाह कल से ये एक जो है ना वो, जैसे वो टाइम्स वाले होते हैं ना, कि वो कैप्सूल भी दे के वो कहते हैं काम करना है, बच्चों को एनर्जी वाले कैप्सूल भी देते हैं। तो इंशाल्लाह आपने ये जो मंथ है, इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे तरीके से लगाया तो यू विल सी इंशाल्लाह कि ये कितना डिफरेंस क्रिएट होगा। अच्छा जी, स्ट्रांग बॉन्ड, बात स्ट्रांग बॉन्ड से शुरू हुई थी कि वो इसके एमसीक्यूज वो पूछ लेता है, वीक बॉन्ड का एमसीक्यूज देता है, और साथ में वो एमसीक्यूज में दे देता है स्ट्रांग बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पहली दफा उसने पीएमएस के जीके में एक दफा, जब भी बड़ा पेपर होता है, यानी वो पोस्ट लक्रेटिव पोस्ट होती है, तब एग्जामिनर भी बड़ा खुश होता है पेपर बनाने में, कि यार अब जो है ना वो मज़ा आएगा पेपर बनाने में। वो थोड़ा सा वो भी फिर स्टडी करता है, थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर बनाता है। अच्छा, स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड का वो एमसीक्यूज पूछ रहा होता है, उसमें है तो हाइड्रोजन, फेमस जो वीक बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सारे हैं, ये सारे हैं स्ट्रांग बॉन्ड। लेकिन इन बॉन्ड में जो वीक, या इन इन सब में से जो वीक है वो कोवेलेंट है। इन सब में ये, यानी ये दो जो है ये वीक है, और ये दोनों स्ट्रांग बॉन्ड है। ये दोनों जो है स्ट्रांग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन आता है। कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स।
तो शेयरिंग का वर्ड वो यूज करता है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सिंपल आपसे पूछ रहा होता है पेपर में, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन है। अब आयनिक बॉन्ड में देखें, फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर रिजल्टिंग इन आयंस विद अपोजिट चार्जेस दैट अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो इसमें कैट आयन और एन आयन होते हैं। कैट आयन जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एन आयन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका वो ये एमसीक्यूज वो कैट आयन और एन आयन का पूछ लेता है। मेटालिक बॉन्ड वो मेटल के दरमियान होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमंग अ लैटिस ऑफ एटम्स। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो है वो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, ये देखें लॉज हैं। अब पीएमएस का जो जीके है उसमें लॉज है। अब लॉज कोई बंदा आपको तैयार नहीं करवाता या आप खुद नहीं तैयार करते तो वो आपका फॉल्ट है, एग्जामिनर का फॉल्ट नहीं है। जैसे न्यूटन भी ऐसा नहीं है कि साइंस का हर लॉ कर लेना आपने। फेमस साइंटिफिक लॉज की उसने टर्म यूज की है पीएमएस के जीके में, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो उससे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट पे रहता है तब तक जब तक कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। सेकंड लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। एफ इज इक्वल टू एम में इसकी ये इक्वेशन बनती है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये वो वर्ड कई दफा वो यूज कर लेता है। देखो हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, ठीक है, तो फिर ये किस रिप्लेस होता है, इक्वल टू से। तो ये क्या आ जाएगा, एम ए, और यहाँ पे एफ, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फिर बच जाती है एफ ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ, ठीक है। अब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन वो पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू का भी एरिया है। एग्जामिनर वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। थर्ड लॉ जो है वो एक्शन है रिएक्शन है, यानी आप बाल फेंकते हो दीवार के ऊपर, तो दीवार के ऊपर जो वो फोर्स लगती है वो अपोजिट बाल को धकेलती है आपकी तरफ, ठीक है। आप घर में कई दफा वो बाल के साथ जो है वो बाल से खेल रहे होते हैं। तो ये एक लॉ, न्यूटन के जो लॉज है उनके एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो है वो, ठीक है। अच्छा, ये एरिया जो है ये अभी आपने अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। लॉ इसी तरह जैसे लॉ ऑफ न्यूटन है कि फोर्स के मतलब जो है वो लॉज है, किसके मतलब है, फोर्स के मतलब, ठीक है। कि कोई फोर्स आप लगाते हो किसी चीज पे वो बैक आप तक आती है। जब तक किसी चीज के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाते वो मूव नहीं करती, ठीक है। फिर फोर्स को लिंक किया उसने दूसरे लॉ में, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में, फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, यानी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और और किसके साथ लिंक किया, मास के साथ। वो थे फोर्स के मुतल्लिक तीन लॉ जो न्यूटन ने दिए थे। फिर थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, एनर्जी है, हम फूड खाते हैं, ठीक है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, एनर्जी का मसला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आज दुनिया में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हुआ। उन्होंने सोचा कि यार सूरज की एनर्जी जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर इसके ऊपर है, हर चीज उसके ऊपर दुनिया में हो रही है, फोटोसिंथेसिस है, पौधे इससे एनर्जी लेते हैं, क्यों ना हम इससे सोलर बना लें। एनर्जी तो वो पहले भी थी, आज से पहले भी एनर्जी थी, लेकिन लेकिन वो इल्म नहीं था।
लेकिन वो इल्म नहीं था, तो वो इल्म आया कि एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। एनर्जी तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। अच्छा जी, लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर, ठीक है, बिगाड़ किसी चीज में पैदा होना। दी एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड टू इंक्रीज ओवर, ठीक है, ओवर ओवर टाइम। अब देखो, हमेशा उस फैमिली के बच्चे जो है वो क्राइम करते हैं, वो मतलब तालीम हासिल अच्छी, उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, वो अ, अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, मतलब जिंदगी में एक्सेल नहीं करते, जो आइसोलेटेड होते हैं। वो ओवर टाइम जो जब एक्स आइसोलेटेड होते हैं तो उनमें डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी। अच्छा, थर्ड लॉ है, एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अप्रोचेस अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसको टेम्परेचर के साथ लिंक किया है। अच्छा जी, ये एग्जामिनर का स्पेशली जो पीपीएससी का, एफपीएससी का, पीएमएस, ये जो हमारा जितने भी एवरीडे साइंस के पेपर होते हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, स्पीड ऑफ लाइट का और स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। दुनिया में आज इसके ऊपर काम भी बड़ा हो रहा है। एग्जामिनर कोई भी पेपर में जो चीज देता है, हमेशा वो चीज पेपर में देगा जिसकी दुनिया में हो रही है, दुनिया जिसके ऊपर काम कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो सारे आपके ये क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आज ये सारे जितने भी पास पेपर में वो घुमा घुमा के एमसीक्यूज देता है, वो मैंने कलम बंद किए हैं इसमें। अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट वर्सेस स्पीड ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है? फिनोलॉजी। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है जी? फिनोलॉजी कहलाता है। लाइट ट्रेवल एट, जो लाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरज से जो लाइट आती है जमीन तक, क्योंकि सूरज और जमीन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर है। मिलियन, क्या है? मिलियन, यानी 10 की पावर 6 किलोमीटर, या 93 मिलियन माइल, ठीक है। तो इसकी वजह से सूरज से जो लाइट आती है जमीन तक, वो कितना डिस्टेंस लेती है? 8.16 मिनट। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि मून जो है, उससे अर्थ तक जो लाइट आती है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, 3,84,000 किलोमीटर है, तो इस, अच्छा, 3,84,000, तो यहाँ पे लाइट आती है 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड में मून से जो अर्थ के ऊपर लाइट आती है। ये एमसीक्यूज भी। अच्छा, तो लाइट ट्रेवल 3 लाख किलोमीटर, स्पीड क्या है? पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। एक सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर सफर करती है। तो कई दफा वो 3 लाख वाला वो वर्ड ये इस तरह फॉर्म में पूछ लेगा किसी पेपर में, 3 × 10 की पावर 8। अब ये 8 कैसे बना है जी? यहाँ पे तो 3 × 10 की ये 5 जीरो है जनाब। ये 1 किलोमीटर जो है, इस किलोमीटर जो होता है के, वो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, ठीक है। तो 5 जीरो ये, और 3 ये किलोमीटर वाले जीरो जो है, तो ये टोटल फिर 8 जीरो हो जाते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये दोनों जो है वो पर सेकंड, इस वजह से मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज, वो यहाँ पे आ रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने सेकंड पे फोकस करना है। दूसरा फिर यहाँ पे, जैसे मैंने सूरज का और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको बताया कि एग्जामिनर बड़ा शातिर है, कई दफा वो आपसे वो पूछता है किलोमीटर में, कई दफा वो आपसे पूछ लेता है उसमें माइल में, कई दफा वो आपसे किस में पूछेगा, कई दफा वो आपसे किस में पूछेगा। अच्छा जी, मैं चेंज करता हूँ इसे, मैं थोड़ा, अच्छा,
मैं इसको थोड़ा मुझे, अच्छा, अब आपको नजर भी आएगा सही। अच्छा, तो देखिए जनाब, 10 की पावर, ये 10 की पावर जो है वो 8 है। ये ज्यादा हो गया। अच्छा, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या यूनिट है? मीटर। यहाँ पे उसने किलोमीटर यूज किया है। तीसरी दफा वो शातिरपन ऐसे दिखाएगा, 1,86,000 माइल। अब उसने यूनिट क्या यूज कर लिया है? माइल का। और आपको पता है एक माइल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। अच्छा, तो हाँ जी, ये फिर हो गया जी। किसके एमसीक्यूज हुए हैं? लाइट के। लाइट की वो जो हमें बुझारते हैं डालता है, जैसे जैसे है, कभी वो किलोमीटर का वर्ड यूज करता है, कभी वो मीटर का वर्ड यूज करता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज कर लेता है, कभी वो हमें किलोमीटर से, कभी वो हमें। तो हमने सारी चीजों को इकट्ठा एक जगह पे तैयार कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो हमें ऐसे परेशान ना कर सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में होती है 1235 किलोमीटर, और ये आर है। यहाँ पे क्या किस किस में बात हो रही थी? सेकंड में। लाइट की जब हमने बात की तो हमने, ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस, हमने क्या किया कि डिस्टेंस जो था हमारा, टाइम का यूनिट हमने क्या लिया? सेकंड। टाइम का हमने यूनिट लिया सेकंड, डिस्टेंस हम यूज करते रहे। टाइम हमने कांस्टेंट रखा है सेकंड में, डिस्टेंस हमने मीटर भी यूज किया, किलोमीटर भी यूज किया, माइल भी यूज, डिफरेंट वैल्यू पूछ ली उसने। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो देखो, यहाँ पे वो 1235 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, ठीक है, घंटा जो है। और माइल की जब उसने बात की, जब उसने माइल की बात की तो 767 माइल जो है, 767 माइल पर आवर है। इसको MPH भी कहते हैं। तो ये पूछ लेता है आपसे कि MPH से क्या मुराद है? MPH से मुराद है माइल पर आवर। MPH से क्या मुराद है? माइल पर आवर। माइल पर आवर एम। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जनाब स्पीड ऑफ साउंड के हमारे एमसीक्यूज कुछ कवर हुए। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, इन ड्राई एयर एट रूम, ठीक है, नॉर्मली 20 सेंटीग्रेड भी हम इसे लेते हैं रूम टेम्परेचर को। स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पे अब उसने दोनों चेंज किए हैं, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट दोनों की चेंज किए हैं। फिर पूछ लिया मीटर में, और टाइम का सेकंड उसने यूज किया यूनिट। टाइम का सेकंड उसने यूनिट यूज किया है, 343 मीटर पर सेकंड। 343। तो ये तीन वैल्यू जो है स्पीड ऑफ साउंड की याद रहेंगी, स्पीड ऑफ साउंड की याद रहेंगी तीन वैल्यू। अच्छा, तो अच्छा, तो चलें आगे आए जी, आगे आए। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड अभी भी, अभी भी, जी सबून, अच्छा,
तो जनाब ये देखें कि ये इसकी हम बात कर रहे थे कि तीन वैल्यू हैं स्पीड ऑफ साउंड की, के रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो है मीटर पर सेकंड में उसकी क्या वैल्यू 343, यानी 1 सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यार सिंपल आप ये देख लो कि 1 सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर ट्रेवल करेगी, और 1 घंटे में स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड 1235 किलोमीटर, यानी फर्ज करो लाहौर से कराची का डिस्टेंस है इतना, या बलोचिस्तान के किसी एरिया का डिस्टेंस, यानी 1 घंटे में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लाहौर से लेके कराची के किसी कोने में जाएगी 1 घंटे में। क्या अभी ये क्लियर हुआ है? सुकून बताएं। गुड हो गया। तो अभी ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है क्वेश्चन है ये यहाँ पे, बड़ा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट इज आजाद है किससे? टेम्परेचर भी कह सकते हैं और मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी जो स्पीड है वो टेम्परेचर से। आपने ऊपर देखा जब मैं स्पीड ऑफ लाइट आपको करवा रहा था तो मैंने रूम टेम्परेचर का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड मैंने कहा है, स्पीड ऑफ साउंड तो मैंने रूम किया। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मीडियम मटीरियल, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मीडियम मटीरियल। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। तो इसकी वजह से, क्योंकि मीडियम पे मिनर ने, ठीक है, 5000 दफा ये क्वेश्चन पूछ लिया है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, खला से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड खला से ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को, ठीक है, साउंड इफेक्ट होती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, मीडियम से इफेक्ट होती है, मटेरियल से इफेक्ट होती है। ठीक है। तो speed of sound varies depending on the medium. Speed of sound increases with temperature, decreases with altitude। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। आप जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो आपको कितना सुकून नजर आता है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे लोग ही नहीं रहते, क्योंकि वो एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है पहाड़ों के एरिया में। तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड, वो शोर, वो आपके कानों तक आवाज जाती नहीं है। ठीक है। यही चीज अगर आप लाहौर में है, प्लेन एरिया में है, तो वहां पे हर चीज की, चिंगची की भी आवाज जब वो ठक ठक करती, जो है वो कोई भी आवाजें जो है वो आप तक पहुंचती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो ये एमसीक्यू ने पूछा था कि वुमन वॉइस हैज हाई फ्रीक्वेंसी, कि वुमन की जो आवाज है हैज हाई फ्रीक्वेंसी। साउंड ट्रेवल्स 4 टाइम्स फास्टर देन एयर। ठीक है। एयर, ठीक है, साउंड जो है फास्टर देन एयर 4 टाइम्स।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील एंड सॉलिड देन लिक्विड। तो ये मटेरियल की बात आ गई ना, कि जो सॉलिड मटेरियल होगा, जैसे स्टील का एमसीक्यूज वो पूछ लेता है, कभी वो वर्ड सॉलिड का यूज करता है, उसका कंपैरिजन करता है लिक्विड में, लिक्विड के साथ। और या वो पूछ लेता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील या इन मैक्सिमम इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारा राइट क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील, सॉलिड, ठीक है, देन लिक्विड। हाँ जी, अभी आप बताएं कि ये कितना इफेक्टिव था। समझ आई है? हाँ जी, बोले। ठीक है, तो ये अब ये एमसीक्यूज हैं स्पीड ऑफ साउंड वगैरह के मतलब। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज पीएमएस में आया हुआ है। गुड इंसुलेटर जो होता है बेकलाइट। अब ये हमें नॉर्मली पता है कि यार प्लास्टिक जो है, देखिए हमने वो लेलन की चपलियां पहनी होती हैं, हमारे वालदेन इवन वो कुछ ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, वो भी कहते हैं जब हमने कुछ स्विच वगैरह लगाना होता है कि बेटा प्लास्टिक के शूज पहन लो, ठीक है, करंट लग सकता है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, उनसे करंट जो है वो पास नहीं कर सकता। तो अच्छा इंसुलेटर जो है वो प्लास्टिक की, उसने क्या पूछ लिया? बेकिलाइट इज अ गुड कंडक्टर, गुड इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो बेकिलाइट तो एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो होते ही गुड इंसुलेटर है, प्लास्टिक तो होते ही इंसुलेटर है। तो ये पीएमएस पंजाब जो है, उसका अगर आप ये 23 वाला पेपर आप देखें, ठीक है, तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी किताब में ये एमसीक्यूज नहीं था, मैंने अपने बच्चों को ये पढ़ाया हुआ था जब पीएमएस पंजाब का जीके हो। इवन जो बच्चे नए नए तैयारी करने आए थे, उनके भी 60 प्लस थे। ठीक है, तो वो बड़ा डेडिकेटेड सेशन था पीएमएस का हमारा। तो उन्होंने सारे एमसीक्यूज बताए हमें कि सर ये हमारे लिए तो इशू नहीं था। ठीक है, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, ये फिर छोटी छोटी डेफिनेशन आती रहती हैं। ability of a material to change shape when stretched, ठीक है, without deforming its ductility and malleability. Gold has high malleability. कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू मटेरियल। ठीक है, किसी मटेरियल से जो हीट फ्लो कर रही होती है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये वो एग्जामिनर इन दोनों के बारे में एमसीक्यूज आपसे पूछ लेता होता है कि इलास्टिसिटी मुझे बताओ, प्लास्टिसिटी बताओ। इलास्टिसिटी जो है, द मटेरियल टेंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, साइज, व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। जब फोर्स हटा ली जाती है तो वो मटेरियल अपनी असल हालत में, शेप में चला जाए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इज द फिनोमेना opposite to elasticity where the material hold the new shape, hold the new shape। अब ये जी सारा अभी इंशाल्लाह मैं करने लगे। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी में ये है कि वो जो मटेरियल है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो वो नई शेप में आ जाएगा।
और वापस अपनी असल हालत में नहीं जाएगा अनटिल कोई मेल्ट। ठीक है। तो पॉलीमर्स जैसे, फिर यहाँ से मेटल से उसने एक एमसीक्यूज उठाया। पीएमएस पंजाब के पेपर, तहसीलदार का जो पेपर था 2021 का, ये भी लोगों ने कहा, ठीक है जी, बिल्कुल, स्टील इज मोर प्लस इलास्टिक। ठीक है, स्टील जो है, स्टील जो है उस, अच्छा, स्टील का एमसीक्यूज आता रहता है। तो ये देखो, उसने मेटल, उसने पेपर में सिलेबस दिया कि